अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, एक प्रॉब्लम जो कि पूरा जब से ये मेरा ख्याल है कि सर्दी की लहर आई है कराची में प्रॉब्लम हो रही है, और एक्चुअली सुना तो ये है कि पूरे मुल्क में ही है। गैस का बहुत इशू है, घरों में गैस नहीं आ रही, और उसके बाद जब एहतजाज हुआ बहुत सी बातें भी हुई, उसके बाद 2-3 दिन के लिए कुछ मामला हमारे तो छोटे छोटे मसाइल हैं, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, लेकिन ऑब्वियसली अपने घर की बात नहीं करी, बहुत बड़े हिस्से ऑफ कराची में टॉप लीडरशिप है, उनके बड़े मसाइल हैं, और इसी बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल टालपुर दोनों की जमानत में 7 जनवरी तक की तौसी हो गई है। FIA ने अभी तक चालान जमा नहीं कराया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में JIT ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, जो पीर यानी 24 दिसंबर को खुलेगी। इस केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में 24 दिसंबर को होगी। तमाम लीडरशिप यहाँ मौजूद थी, जिनमें साबिक वजीर आला कायम अली शाह साहब और साबिक ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह, दीगर लोग भी शामिल थे। रहमान मलिक साहब भी हमें नजर आए। लेकिन एक बात पीपल्स पार्टी ने क्लियर कर दी है कि अगर जरदारी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो फिर एजिटेशन हो सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब से भी हमने बात की है, इस मुताल्लिक हमारे साथ मौजूद हैं। गबोल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। गबोल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ केसेस का नुक्ता उरूज पर आ पहुंचा है। इत्तलात ये हैं पीपल्स पार्टी एहतजाजी मुजाहिरों की पॉलिसी अपनाने वाली है। ये जरदारी साहब की गिरफ्तारी से पहले होगा या बाद में होगा, ये क्लियर करते हैं जरा। देखिए, जाहिर है एक लाएमल तो हमने पार्टी ने बनाया है कि हाल में अगर आसिफ अली जरदारी साहब को जो है गिरफ्तार करते हैं तो ऐसी सूरत में पार्टी को क्या करना चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो पब्लिक नहीं हो सकती हैं। लेकिन ये तय है कि हम पार्लियामेंट के अंदर जो हनीमून पीरियड है, जो हमने PTI की गवर्नमेंट को दी थी हनीमून पीरियड, वो अब ख़त्म हो गई है। अब वो हनीमून पीरियड के बाद जो है हम पार्लियामेंट के अंदर तो एहतजाज ज़रूर करेंगे, और हम आसानी से जो है हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन भी करने नहीं देंगे। साथ साथ आने वाले दिनों में जो है जलसे जुलूस भी होंगे, और पंजाब में खुसूसन चेयरमैन बिलावल जो है वो लीड करेंगे जलसों का। तो लाएमल हमने बनाया, लेकिन हम उसको अभी ओपन नहीं कर सकते। कबल इस वक्त है कहना कि जरदारी साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। जब गिरफ्तार होंगे उसके बाद आवाम ओपन नहीं कर सकते, लेकिन ये कह रहे हैं कि लाएमल बना लिया है, बिलावल भुट्टो पंजाब में जलसों जुलूसों को लीड करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा नबील साहब के पार्टी क़यादत में ये बात तो हुई होगी कि जरदारी साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो इसका पार्टी को सियासी फायदा होगा या नुकसान? देखिए, कोई भी पार्टी की लीडरशिप को अगर गिरफ्तार की जाती तो पार्टी नहीं ख़त्म होती है। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसकी लीडरशिप जो है वो फांसी के पंदे को चूम कर जो है उन्होंने कुर्बानी दी है। पार्टी की लीडरशिप वो भी है जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जान की कुर्बानी दी, और पार्टी चलती रही। मैं समझता हूँ कि पार्टी की लीडरशिप को जेल में डालने से पार्टी कमज़ोर कभी नहीं होगी, बल्कि मजबूत होगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आवाम को पता चल जाएगा कि एक तरफ 2 मयार रखा जा रहा है, एक जमात को जो है आगे लाया जा रहा है, और जो आवाम की जमात है, जो पब्लिक की जमात है, जो आवाम में रहती है और पिछले 50 साल से जो है वो जमात है, उसको इस तरह दीवार से लगाने से जो है मैं समझता हूँ नुकसानात ही होंगे, को नुकसानात होंगे, पार्टी को नुकसान नहीं। अच्छा, अभी तो 7 जनवरी तक अबूरी जमानत में तौसी हो गई है, लेकिन 24 तारीख को ही मुस्लिम लीग नून के कायद के नाब रेफरेंस का भी फैसला आ रहा है, और JIT ने जो रिपोर्ट इन केसेस में तैयार की है वो भी 24 को ही खुलेगी। हुकूमत तो साफ कह रही है नबील साहब कि इन्हें मियाँ साहब की गिरफ्तारी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी को क्या लगता है, मामलात किस तरफ जाएंगे? देखिए, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी के लीडरशिप की भी अगर गिरफ्तारी होती है या हुकूमत करती है या नैब करती है, लेकिन बात एक ही है। हम समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब की भी गिरफ्तारी होगी तो ज़ाहिर है वो भी एहतजाज करेंगे। तो ये कहना मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि मुश्तरका एहतजाज हो सकता है, और मुश्तरका एहतजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हम
मुश्तरका एहतजाज कर सकते हैं। ये भी कहना कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी कि एक ही कंटेनर के ऊपर जो है मरीम नवाज साहिबा और बिलावल चेयरमैन जो है वो 7 एहतजाज की तहरीक को लीड कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत प्लान्स अनवेल कर दिए, रिवील कर दिए नबील गबोल साहब, आपने बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि कोई हैरानी की बात नहीं होगी, मुश्तरका एहतजाज भी हो सकता है। कंटेनर तक पहुंच गए, कहते हैं कि कंटेनर पर बिलावल और मरीम नवाज भी खड़े हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनके हमशीरा और दीगर मुलजमान की जमानत में 7 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। जो JIT ने रिपोर्ट बनाई है वो 24 दिसंबर को खुलेगी। FIA ने, आपको पता है, इससे पहले ही कार्रवाई की थी। साबिक सदर के करीबी साथी हुसैन लोआई और जो ओमनी ग्रुप वाले अनवर मजीद साहब, उनके साहबजादे भी इसमें गिरफ्तार किए गए थे अगस्त और फिर जुलाई में। तो अभी ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अभी फिलहाल तो रिलीफ मिला है कि 7 जनवरी तक पूरी जमानत मंजूर हो गई है। बिल्कुल जी, एक दफा फिर आपको रिपीट कर दें, इफ यू आर जस्ट जॉइनिंग अस, आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत में 7 जनवरी 2019 तक तौसी हो चुकी है। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और उनके हमशीरा आज बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि 24 दिसंबर का दिन मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि पूरे सियासी माहौल के लिए बड़ा अहम बन गया है। और 24 दिसंबर को एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को सजा सुनाती है, तो नून लीग ने अवामी राब्ता मुहिम के जरिए हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली है। और गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ और इससे पहले शरीफ बरादरान की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मीटिंग थी और शहबाज साहब की मौजूदगी में पार्टी की तंजीम साजी के बारे में बातचीत हुई है और कुछ फैसले किए गए हैं। इंशाअल्लाह उन फैसलों से मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की सियासत पे अच्छे मस्बत और दूरस असरात मुरतब होंगे और मुस्लिम लीग की तंजीम साजी जो है वो भी इंशाअल्लाह बहुत मौसर लाइन्स के ऊपर जो है वो मुमकिन हो पाएगी। इसी पे ज़रा हम मज़ीद बात करेंगे और प्लान, फ्यूचर प्लान जो है वो क्या है ये भी जानेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं। राना साहब, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपना प्लान बना लिया कि मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी कैसे चलेगी। क्या हम कह सकते हैं कि मियां साहब को अपनी गिरफ्तारी नज़र आ रही है? नहीं, देखें, मियां साहब को इंसाफ की पूरी तवक्को है और जहाँ तक मियां साहब के ऊपर केस का मामला है तो उसमें तो एक आम लाफहम आदमी भी ये समझ सकता है कि उसमें सिरे से कोई चीज़ जो है वो साबित नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि फ़लाँ जायदाद जो है या फ़लाँ फर्द जो है वो बेनामीदार है, जबकि वो जो है वो आकल बालग और अपने मामलात को आज से नहीं पिछले 10-15 साल से जो है वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं। दोनों जो मियां साहब के बेटे हैं हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, तो इस्तखासा जो है वो कोई चीज़ साबित तो नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल एक जो है वो हर किस्म की सूरत हाल के लिए हमें उम्मीद जो है वो इंसाफ की रखनी चाहिए, लेकिन दोनों सूरत हाल से मुतल्लिक़ जो है वो तैयारी होनी चाहिए। लिहाजा मियां साहब ने सारी सूरत हाल को जो है वो बैठ के पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ डिस्कस किया है। हर सूरत हाल में किस तरह से पार्टी ने आगे बढ़ना है उसके मुताबिक उन्होंने फैसले किए हैं। राना साहब, ये बताइएगा, पिछले डेढ़ साल में जो हमने देखा है, जो होता रहा है, मुस्लिम लीग नून सड़कों पर वैसे मुतहर्रिक नजर नहीं आई है जैसा समझा जा रहा था या जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो अभी क्या इरादा है? अभी भी कानूनी जंगें अदालतों में और सियासी महाज असेंबली और TV पर ही गर्म रखने का प्लान है या कुछ और भी करेंगे? जिस तरह से 4 साल तक इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से 2-4 किया गया और कभी गिराओ जलाओ और कभी लॉन्ग मार्च, कभी लॉकडाउन, तो उससे जो मुल्क को इररिपेयरेबल लॉस हुआ है और इकॉनमी के ऊपर जो बुरे असरात हुए हैं, तो इस वक्त उसको पूरी कौम जो है वो भुगत रही है। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मुहिब्बे वतन जमात होने के नाते कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती कि जिससे मुल्क का एज़ रियासत जो है वो कोई डैमेज हो। लेकिन बहरहाल हम अपने जो है वो जायज़ सियासी जो है वो हक़ के लिए जो है वो मैदान में मौजूद हैं और उसके लिए पार्लियामेंट और डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार एक बहुत ही लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, उसको भी हम बुरे कार लाएंगे। और अगर किसी जो है वो
मौके पर ये समझा जाएगा कि अब इस जद्दोजहद को जो है वो थोड़ा बाहर लाया जाए पार्लियामेंट से, और जो है वो एक एहतजाज का जो तरीका है उसको थोड़ा जो है वो ज़्यादा तेज़ किया जाए, तो उसको भी किया जा सकेगा और किया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें मुल्क की, कौम की जो बेहतरी है वो तरजीह है, और उसके बाद फिर जो है वो जमाती वाबस्तगी या जमाती मफादात जो है वो उसके बाद आते हैं। अच्छा राना साहब, आपका पर्सनल ओपिनियन भी चाहेंगे, क्योंकि इस बात को नोटिस भी किया गया कि मियां साहब रिहाई के दिनों में बिल्कुल चुप रहे, बल्कि मरियम नवाज भी खामोश रहीं, ट्विटर पे भी नजर नहीं आई। पार्टी को इसका फायदा हुआ है या नुकसान? आपकी जाती राय क्या है? देखें, इस इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्टी को बहुत ही ज़ोरदार तरीके से सपोर्ट किया, और आपके इल्म में है कि 28 जुलाई के बाद ऑनवर्ड उन्होंने बहुत भरपूर अवामी राब्ता की जो है वो कैंपेन की, और बावजूद इसके कि उनकी जो शरीक हयात थी वो बिस्तरे मर्ग पे थी, लेकिन वो पार्टी की खातर और अपने वर्जन को जो है वो आवाम को ये बावर करवाने के लिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो उन्होंने उन हालात में भी वापस आके जेल जाना जो है वो कबूल किया, और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को भी जो है वो उनके साथ आई वो। लेकिन अब इस वक्त जो है, इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा, इस वक्त कोई तहरीक भी जो है वो नहीं चलाई जा रही। इस वक्त सिर्फ पार्लियामेंट्स में जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो दिया जा रहा है, या पार्टी मीटिंग्स हैं। तो जैसे ही कोई ऐसा मौका आएगा कि उस मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी को लीड करने की ज़रूरत है, तो वो बिल्कुल लीड करेंगे। यहाँ सब लास्टली ये बता दें, 24 दिसंबर पीर का दिन बड़ा अहम है। नवाज शरीफ साहब के लिए भी 2 रेफरेंसेस का फैसला आना है, फिर जरदारी साहब का केस भी लगा हुआ है। JIT की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आएगी। उन पर पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाने वालों में मुस्लिम लीग नून हमेशा बहुत आगे रही है, तो उस केस से क्या तवक्कुआत हैं, क्या होना चाहिए वहाँ? देखें, अपोजिशन का ये रोल होता है कि वो अपने मौक़िफ़ को सामने रखती है, और मुतहर्रिफ सियासी जमातें भी अपने मौक़िफ़ को या अपने मुखालिफ के ऊपर तनकीद का जो पहलू है उसको सामने लाती हैं। लेकिन फ़ैसला जो है वो आवाम ने करना है अपने वोट की ताकत से, या फिर अदालतों ने करना है एविडेंस की बुनियाद के ऊपर। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि फ़ैसला जो है वो कोई हमारी जो है वो स्वाबदीद के ऊपर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, जरदारी साहब के मामलात जो हैं वो अदालतों में हैं, और अदालतें जो हैं वो हक़ व इंसाफ का जो है वो फ़ैसला करें। अदालतों के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, और इंसाफ सिर्फ चाहिए, होता नज़र भी आना चाहिए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे से बात कर रहे थे। मौजूद थे सारे सूरत हाल, जो पीर को जरदारी साहब का केस लगा हुआ है, जो मियां नवाज शरीफ के रेफरेंसेस का फैसला आना है, सारी सूरत हाल पर हमने बात की। तो हमने अभी बड़ी अच्छी तरह आपको बता भी दिया, आपको इक्विप कर दिया है कि व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट इन द कंट्री पॉलिटिकली अगर देखा जाए। लेकिन अगर आपकी इजाजत तो अब्दुल्ला, तो अब हम मूव ऑन करके एक और बड़ी अच्छी चीज है, लोगों की जनरल डेली लाइफ डिस्कशंस में आपसे कोई डिस्कशन कर सकता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 बड़े पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स इनके केसेस कहां पहुंचे हैं और क्या चल रहा है। सो यू शुड रिमेंबर ओवर द वीकेंड भी आप लोगों से मिलेंगे कि मंडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरदारी साहब का केस भी लगेगा सुप्रीम कोर्ट में, और मियां नवाज शरीफ के 2 रेफरेंसेस का फैसला भी आना है। हम तो इधर हैं ही, तो लिहाजा जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी हो रहा होगा, आपको या हमसे या जियो न्यूज़ से जरूर पता चल जाएगा। बट लेट अस मूव ऑन अ लिटिल बिट एंड लेट अस नॉट फॉरगेट कि आज फ्राइडे है। अच्छा जी, हनीफ मोहम्मद को हम याद करेंगे, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं याद कर रहे, गूगल भी उन्हें याद कर रहा है। हनीफ मोहम्मद की सालगिरह पर गूगल ने अपने रवायती अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हुए गूगल डूडल आज के दिन लेजेंड क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद के नाम से मंसूब कर दिया है, और साथ ही लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का टेस्ट इनिंग में 337 रन का कारनामा भी याद दिलाया है। There you go. So when you log on to google.com today, आपको ये डूडल जो है वो अपनी स्क्रीन पर, चाहे मोबाइल चाहे लैपटॉप, सामने नजर आ बिल्कुल जाएगा। आज एक्चुअली सुबह में मुझे भी इसी तरह ही पता चला था कि मैंने ओपन माय ये गूगल खोला तो सामने ये बना हुआ था। आपको जल्दी से बना दें कि हनीफ मोहम्मद को क्रिकेट की तारीख में 16 घंटे 16 आवर्स की तवील तरीन इनिंग्स खेलने का एजाज़ हासिल है, जबकि वो
ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर थे और हनीफ मोहम्मद 21 दिसंबर 1931 को जूनागढ़ में पैदा हुए थे। 16 अक्टूबर 1992 को भारत के खिलाफ इंटरनेशनल करियर का इन्होंने आगाज़ किया। ज़बरदस्त इनके कारनामे हैं। एंड 1952 को जबकि करियर का आखिरी टेस्ट मैच 1969 में कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। हनीफ मोहम्मद ने 55 टेस्ट मैचेस खेले जिनमें 12 सेंचुरीज और 15 निस्फ सेंचुरियों की मदद से मजमूई तौर पर 3915 रन इन्होंने बनाए और हनीफ मोहम्मद 11 अगस्त 2016 को कराची में ही इंतकाल कर गए। क्या लेगेसी है इनकी कि अभी भी हम इनकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हम बिल्कुल इधर ही हैं, बहुत सी बातें करनी है, कुछ गेस्ट भी होंगे हमारे साथ, लेकिन हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। We'll see you in a bit. Good morning. हेलो, वेलकम बैक। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है और स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल स्टार्ट होते हैं और आपको बताना यह है कि खवातीन से इम्तियाजी सलूक करने वाले मुल्कों में सिवाय एक मुल्क के पूरी दुनिया को हमने पीछे छोड़ दिया है। तो ये कोई इतनी भी खास खबर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट। आपको बताएं कि सनफी मसावात यानी जेंडर इक्वालिटी के लिए सबसे पीछे रह जाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। सोचें ज़रा, और आलमी इक्तिसादी फोरम की सालाना फहरिस्त में पाकिस्तान खवातीन से गैर मसावी सलूक के लिहाज से दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क करार पाया है। और क्या मैं आपको रोक सकता हूँ? एक और हाँ, आप बता दीजिएगा, लेकिन अब हम बाय द वे सिर्फ जंगज़दा यमन पाकिस्तान से पीछे, बाकी पूरी दुनिया हमसे आगे। क्या हमारे यहाँ आपको लगता है कि हालात इतने ही खराब हैं? अब इट डिपेंड्स कि किस पैरामीटर पे इन्होंने जो सर्वे किया, जो रिसर्च की है, किस पैरामीटर्स पे इन्होंने, इस पे हम जरा मजीद बात भी करेंगे। एब्सोल्युटली हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी आपको बता दें कि हैरानगी की आपको ये बात लगेगी कि अफ्रीका ममालिक, कितने ममालिक हैं अफ्रीका में, उनसे भी जो है हम तो बाकी सब भी हमसे आगे, वो भी हमसे आगे। So there you go. इसी पे हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन की है अस्मा वदूद साहिबा ने। अस्मा वदूद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने कहा सबसे पहले तो मैं और अब्दुल्ला यही बात कर रहे थे कि हम जी, अस्मा हैं हमारे साथ। अस्मा से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, so we will try and get in touch with Asma. But what do you generally see in the society? To be very honest, मैंने यहाँ बहुत सी जगह पे ख़वातीन के साथ गैर मसावी जहाँ सलूक होते हुए देखा, वहीं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में उन्हें मिलते हुए देखी है। बहुत से ऐसे मामलात और वाक़यात और ऐसे फोरम्स होते हैं जहाँ ख़वातीन को तरजीह दी जाती है। अभी डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि ये कल परसों बड़ी एनलाइटेड ख़वातीन से मेरी जज कर रहे हैं, किन चीज़ों पे जज कर रहे हैं, टॉप पोजीशंस पे जज कर रहे हैं। बात करते हैं ना कि हम बड़ा रिस्पेक्टफुली अपनी ख़वातीन को देखते हैं पाकिस्तान में, और जनरली अगर हम सोचेंगे तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है, लेकिन जब हम रिस्पेक्ट भी करते हैं किसी खातून को, वो एज अ फेवर रिस्पेक्ट करते हैं। एक चीज़ होती है जो एक नॉर्म होता है, कि एक तौर तरीका होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड ट्रीट देम। लेकिन एक तरीका ये होता है कि आप जो कर रहे हैं उनके लिए वो एज अ फेवर आप कर दें। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे अस्मा वदूद साहिबा से, क्या हक़ाइक़ इतने ही हौलनाक है जितना ये रिपोर्ट बता रही है या नहीं। लेकिन अभी उससे पहले हमें एक ट्रिब्यूट देना है, और बड़ा ही फेवरेट ट्रिब्यूट है हम सबका। तो जनाब, आज एक बड़ी स्पेशल बर्थडे। बिल्कुल जी, आज फिल्म और टीवी की खूबसूरत अदाकारा माहिरा खान अपनी सालगिरह मना रही हैं। सो हैप्पी बर्थडे माहिरा खान। और वरना हम आपको पता है अक्सर ट्रिब्यूट वगैरह देते होते हैं तो हमारे पुराने लेजेंड्स जो होते हैं उनकी बात करते हैं। माहिरा खान तो हमारी ऑलरेडी लेजेंड इन द मेकिंग है, आई वुड से। माहिरा खान ने अपने करियर का आगाज़ 2006 में मौसीकी के प्रोग्राम में वीजेइंग वो करती थी, बड़ी मशहूर थी एज अ वीजे ऑल्सो, और अदाकारी का आगाज़ फिल्म बोल से किया। अच्छा जी, समाजी कारकुन अस्मा वदूद के साथ हमारा राब्ता हो गया है, बिल्कुल हो गया। अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। अस्मा, हम ज़रा कंफ्यूज हैं कि किन पैरामीटर्स पे ये सर्वे और रिसर्चेस होते हैं जिस पे ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान विमेन इक्वालिटी में काफ़ी इनइक्वल है। देखिए जी, जो पैरामीटर्स तो मुख्तलिफ सर्वेज़ वगैरह डिफ़ाइन करते हैं कि जिससे वो अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन में है टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। जो हमारे फेमिनिन इक्वालिटी की मूवमेंट्स थी और जो इसकी एक हम लेके चलना चाह रहे थे, इक्वल राइट्स की एक हमारी जद्दोजहद थी, वो दरअसल एक लैक्ड विजन
और उसमें ये हो गया कि गवर्नमेंट अपने तरीके से कर रही थी, NGOs अपने तरीके से कर रही थी, जो फ़ौरन हमारे पास हेल्प आ रही थी वो अपने तरीके से कर रही थी। तो वो एक मेरे अपने मुताबिक, आई एम स्टिल स्टूडेंट, आई कैन बी रॉन्ग, मगर वो एक केओस की तरफ सिचुएशन चली गई। आपका मतलब है कि कोई कलेक्टिव फ्रेमवर्क नहीं था? कलेक्टिव डायरेक्टेड फ्रेमवर्क नहीं था, और जिसकी वजह से ये हुआ ना कि देखिए जी, बेसिक राइट्स को छोड़ के अब हम बेसिक नीड्स पे आ गए हैं। अगर आप अभी करीबी कुछ चीज़ों को देखिए, जैसे आपका थर है जहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी है जो कि हमें बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लग रही है कि वहाँ पे द वेमेन आर नॉट प्रॉपरली फेड। उनके जो उनकी खुराक की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो बच्चों को वक्त की किल्लत का सामना है। बट लेट अस मूव ऑन, वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये बात भी है, इस पे हम जरा तफसीलन बात करेंगे। आपको जल्दी से बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने 15 साल से कम उम्र बच्चों की घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी है। जबरदस्त फैसला है। हुकूमत पंजाब भी जल्द कानून साजी करे इस चीज की, हमारी तो यही दुआ होगी। अदालत ने पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया कि घरेलू मुलाजमीन के हवाले से कानून साजी करते हुए उनकी तनख्वाहें और दीगर जो चीज़ें हैं उनको भी तय कर लिया जाए। और शिराज ज़का एडवोकेट की दरख्वास्त में कहा गया कि हाई कोर्ट 2015 में घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के हवाले से कानून साजी का हुक्म दे चुकी है, मगर कानून साजी नहीं की जा रही, और अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए पंजाब हुकूमत को कानून साजी का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से डोमेस्टिक वर्कर्स बिल 2018 का मुसव्वदा अदालत में पेश कर दिया गया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि किसी भी घरेलू मुलाजिम से 8 घंटे से जायद मुशक्कत नहीं कराई जाएगी और घरेलू मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए कमेटी और खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। पाकिस्तान में बच्चों को घरेलू मुलाजिम बनाकर तशद्दुद के कई केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद के साबिक एडिशनल सेशन जज राजा खुरम और उनकी बीवी माहीन जफर की जानिब से मुबैना तैयबा नामी मुलाजमा पर तशद्दुद का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया था, और अभी हम इसी बारे में जरा बात करते हैं। एंड यू नो एज वेल, हम फिलीपींस और दीगर ममालिक की बात करें तो दे हैव मिनिस्ट्रीज फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स। ये दीगर मुल्कों में इन लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं ये मिनिस्ट्रियाँ। बिल्कुल, और हमारे यहाँ कोई इस किस्म के लॉज ही नहीं है, और किस्से इतने सामने आ चुके हैं कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कानून साजी होनी चाहिए। समाजी कारकुन फ़ख्रुन्निसा खोकर हमारे साथ हैं। फ़ख्रुन्निसा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो यही बता दें कि कानून साजी होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन बातें जो भी हो जाएं मुल्क में, कभी कभार हमें यही लगता है होगा वही जो होगा। पीपल आर सो यूज टू छोटे बच्चे एज मुलाजिम और एज नॉट जस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स, लेकिन फैक्ट्रीज में, कारखानों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। इसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, बात सुनिए, आपने अभी बताया है कि कवानीन नहीं है। कवानीन है। आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 11A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, जहां एक बच्चे की उम्र को डिफाइन किया गया है कि एक बच्चा जो 14 साल से बिलो है वो बच्चा है। और उस पर दूसरा जो कानून है जिसकी तरफ हम बिल्कुल आते ही नहीं हैं कि प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चे के लिए लाजमी है, कंपल्सरी है। और मैं ये समझती हूँ कि हाई कोर्ट ने कानून की इंटरप्रिटेशन की है, आइन की इंटरप्रिटेशन की है और बच्चों के हकूक़ को सेफगार्ड किया है। एक बात आप समझिएगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर चाइल्ड प्रोटेक्शन पर जो कॉवेनेंट्स हैं उसका सिग्नेटरी है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन पर के कॉवेनेंट पर सिग्नेटरी होने की हैसियत से ये एक बाइंडिंग लॉ है कि बच्चे को आप लेबर नहीं करा सकते जो 14 साल से कम है। जी, बिल्कुल, ये उम्र का, और आपने हमें याद भी दिला दिया कि बिल्कुल कानून साजी हुई है, देयर आर लॉज। लेकिन बात ये फ़ख्रुन्निसा साहिबा के या तो कोई ऐसा लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हमारे मुल्क में हो कि डंडे के जोर पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो, वो जो नहीं होती। दूसरा ये कि लोगों को खुद एहसास हो कि 14 से नीचे जो है वो बच्चा है, तो उससे ये काम ना करवाओ। तो हमें क्या लॉज को मजबूत करना है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, या अपना माइंड सेट बदलना है?
आपने बड़ी अच्छी बात की है इम्प्लीमेंटेशन की। कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक आप कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, जब तक आप उन लोगों को सजाएं नहीं देंगे जो कानून को वायलेट करते हैं, उस वक्त तो ये कंटिन्यू रहेगी, हर चीज़ कंटिन्यू रहेगी। एक बच्चे का अपना राइट है। आप देखिए आज सोशल मीडिया पर आप जाकर देखें कि बच्चों पर किस हद तक तशद्दुद हो रहा है और उसका कोई नोटिस नहीं लेता। मैं इस बारे में एक ट्रिब्यूट दूंगी। देखिए जी, बात सुनिए, जो एलिमेंट है बच्चों को काम कराने का, उसके बैक पर क्या चीज़ है? उसकी बैक पर पॉवर्टी है, गुर्बत है। अच्छा, गुर्बत से तंग आकर गुर्बत की बात आप कर रही हैं। अगर ये लोग जो जाहिर है कि गुर्बत की भी निचली सतह पर जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके बच्चे, अगर आपने देखा होगा सड़कों पे कितने बच्चे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं, वो कीरिंग बेच रहे हैं, वाइपर लगा रहे हैं गाड़ियों पे, भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये बच्चे भीख मांग रहे हैं, दरअसल ये कोई काम नहीं है कीरिंग बेचने का। यही बात तो मैं, आपने मुझे टोका है, इसी को मैं आगे लेकर जा रही हूँ कि हमने पॉपुलेशन के ऊपर तो बिल्कुल ही हम पाबंदी नहीं लगाई है। जब तक आप पॉपुलेशन के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे, जब तक आप इसको मजाक की सेंस में लेते रहेंगे, तो बच्चे, गरीब बच्चे क्यों पैदा करता है? गरीब बच्चे इसलिए पैदा करता है कि वो इसी तरह सड़कों पर भीख मांगने के लिए और काम करने के लिए, कारखानों में काम करने के लिए। हालांकि ये बात कानून के मुनाफी है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं एक ट्रिब्यूट देती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब को, कि उन्होंने पॉपुलेशन की तरफ निशानदही की है कि जो सारी बुराइयों का जड़ है वो ये है कि हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल ही नहीं किया, किसी हद तक कंट्रोल नहीं किया। और यही वजह है कि जो बुराइयां माशरे में जन्म ले रही हैं, उसको आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया समाजी कारकुन फ़ख्र निसा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और पॉपुलर मसाइल की जड़ है, ज़ाहिर है जब बच्चों को खिलाने और पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो उनसे भीख ही मंगवाई जाएगी, और फिर ये सोचते हैं कि भीख मंगवाने से बेहतर है कि इनसे कोई काम करवा दें। इनमें तो मतलब फिर वो एक और डगर पे चल पड़ते हैं। वेरेज हम बता रहे हैं, और अभी हमारी समाजी कारकुन उन्होंने भी बताया, कानून साजी तो ऑलरेडी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइमरी स्कूलों में, जहां बाय लॉ प्राइमरी स्कूल में तो बच्चे को जाना ही है, आपने देखा है कि कितने बच्चे जाते हैं कितने नहीं। तो मतलब हम कहां से शुरू करें और कहां नहीं से, इट हैज़ टू बी होलिस्टिक। तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जहां जहां आप टेलीविजन देख रहे हैं, मेन बाजार तक चले जाइए, जो हब है जरा कमर्शियल एक्टिविटी का, वहीं आपको कितने बच्चे नजर आ जाएंगे 15 साल से कम उम्र के, जो या तो काम कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं। हमें अपनी माइंडसेट बदलना है। हमें, आप जरा डेवलप्ड मुल्कों में जाएं, मजाल है कि कोई बच्चा कहीं काम कर रहा हो, मतलब अथॉरिटीज आ जाती हैं पकड़ने के लिए कि बच्चा स्कूल में क्यों नहीं है। अब उस किस्म का निज़ाम जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे, आप जितनी भी कानून साजी कर लें, बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और एक ज़बरदस्त ट्रिब्यूट है, बहुत अहम ट्रिब्यूट है जो हमने देना है। पाकिस्तान के कौमी तराने के शायर अबुल असर हफीज़ जालंधरी साहब को हम याद करेंगे। दुनिया से रुखसत हुए आज इन्हें 36 साल हो गए हैं। हफीज़ जालंधरी 14 जनवरी सन 1900 में जलंधर में पैदा हुए थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त 1947 में लाहौर आ गए और आपने यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की थी, मगर इल्म का शौक़ था कि इन्हें चोटी के शौरा में ये शौक़ ले आया। अच्छा जी, आप शुरू में ही हमने जिक्र किया था कि इस वीकेंड पे आप क्या कर सकते हैं। इंटरनेशनल बुक फेयर कराची में आज से शुरू हो रही है, उस पर हम जरा मजीद बात भी करें। कराची में हम आपको याद दिलाएं कि जिस कुतुब मेले का इंतज़ार था वो आज से शुरू हो रहा है। 5 रोज़ा ये बुक फेयर है, जिसमें 110 पाकिस्तानी पब्लिशर्स के अलावा दुनिया भर से 40 दीगर पब्लिशर्स भी शिरकत कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब खालिद अजीज़ साहब। खालिद अजीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हैं। अब हमें हमेशा ये ज़रा कन्फ्यूजन रहती है कि अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान का विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें लगता है कि यहाँ किताबें पढ़ने वाले लोग कम हैं। क्या ये सच है? आपको इस किस्म की इंडिकेशन मिलती है थ्रू दिस बुक फेयर, या फिर ये रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम इंटरनेशनल बुक फेयर्स में जाते थे और वहाँ पे लोगों को देखते थे, तो ये सबसे पहले ख्याल आया कि ये चीज़ हम अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते। उसी ज़माने में पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था, चारों तरफ से हमारे मुल्क को घेर लिया गया था।
तो हमने फिर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि किताब एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में कायम कर सकते हैं। कराची इंटरनेशनल बुक फेयर की बुनियाद 2005 में पड़ी और उसमें फ़र्स्ट टाइम हमने एक हॉल में एक्सपो में शुरू किया। जिस वक्त हमने शुरू किया तो उसी ज़माने में ज़लज़ला भी आ गया था, तो हमें बड़ा वो था कि पता नहीं कामयाब होगा या नहीं। लेकिन आप यकीन करें कि लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी क्यू थी उसके अंदर एंटर होने के लिए कि हमारा हौसला बहुत बढ़ गया। और यंग माएँ, यानी इन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी जो यंग माएँ हैं इस वक्त कि वो अपने बच्चों को लेकर आती हैं। प्राइवेट स्कूल्स उनकी दूर तक यानी कि गेट के बाहर तक क्यों लगी हुई होती है। सर इस चीज हमें क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कितना क्राउड एक्सपेक्टेड है, वेन्यू क्या है, ताकि जिन लोगों को नहीं है खबर उन्हें भी हमारे प्लेटफॉर्म। कराची इंटरनेशनल बुक फेयर का आज आगाज़ हो रहा है। इस वक्त मैं आपके पास बैठा हूँ तो हमने बच्चों के लिए और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इसको ओपन कर दिया है 10 बजे और बाज़ाब्ता तौर पे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो 3 बजे इसका इफ्तिताह करेंगे और ये 5 डेज़ का है और ये चलेगा 25 दिसंबर तक। और जो हमारे रिकॉर्ड्स बताते हैं वो तकरीबन 3.5 से 4 लाख लोग इसको विजिट करते हैं हर साल। इसमें एक हम अपने मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को देते हैं। भी बता दीजिए, एक वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर। जनाब कराची एक्सपो सेंटर आप जाइए और एक्सपो में ये बुक फेयर शुरू हो चुका है। सर ये भी बता दीजिएगा कि किताबें क्या फिक्शन है या फिर कोई हिस्टोरिकल उस पे है? बेबी इसके अंदर हर तरह की बुक्स हैं। हमने अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से कलेक्शन किया है। आपको स्कूल की बुक्स मिलेंगी, आपको एजुकेशनल तमाम बुक्स मिलेंगी, आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे कंप्यूटर ले लें, लॉ ले लें, मेडिकल ले लें, इंजीनियरिंग ले लें, जिस शोबे को आप चाहेंगे। हमारी अपनी जो ज़बानें हैं, सिंधी है, पंजाबी है, सराइकी है, पश्तो है, बलोची है, इस तमाम हमने मुख्तलिफ सूबों से अपने सब जगह से कलेक्शन करवाया है। वहाँ के पब्लिशर्स को कराची इन्वाइट किया है। ये हर साल कराची इंटरनेशनल बुक फेयर दिसंबर के महीने में कराची एक्सपो सेंटर में होता है। इसका मकसद ही ये है कि हम अपने बच्चों को दुनिया भर में और पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे जो भी अच्छी कुतुब छप रही हैं, जो भी अच्छी कुतुब इंपोर्ट हो रही हैं, वो अंडर वन अम्ब्रेला लाई जाएं। एक खूबसूरत एटमॉस्फेयर के अंदर, एक सेफ एटमॉस्फेयर के अंदर हम उनको डिस्प्ले करें। अच्छा खालिद साहब, कता कलामी की माजरत, एक राय ये सामने आई है कि इससे कबल जो बुक फेयर्स होते थे उसमें इंटरनेशनल पब्लिशर्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती थी, तो आपको लगता है कि ये कहना दुरुस्त है कि ओवर द ईयर्स इंटरनेशनल पब्लिशर्स खुद स्टॉल नहीं लगा रहे हैं और वो अपनी किताबें इधर उधर स्टॉल्स पे लोकल पब्लिशर्स को दे रहे हैं, या फिर अभी उतनी ही तादाद है या उससे ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, फर्स्ट इंटरनेशनल बुक फेयर जो था ना कराची का जो था, उसमें तो सिर्फ 40 तो इंडिया से थे। लेकिन अब कुछ ऐसे हालात हैं कि हमारा मुल्क चारों तरफ से एक जंग में घिरा हुआ है। हम उस एटमॉस्फेयर से निकल रहे हैं, पाकिस्तान फाइट करता हुआ बाहर आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम ज़्यादा फॉरेनर्स को पाकिस्तान ला सकेंगे। इस वक्त भी आप तकरीबन समझिए कि अगर 25-30 पब्लिशर्स की इंटरनेशनल बुक्स उनके ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू पाकिस्तान में डिस्प्ले की जा रही हैं, तो ये भी तो हमारे लिए एक गिफ्ट है, हमारे बच्चों के लिए गिफ्ट है। ऑब्वियसली ये एक रिकग्निशन कि थिंग्स आर चेंजिंग इन पाकिस्तान और जरा हालात हमारे बेहतर हो रहे हैं, तो ये उस चीज़ की रिकग्निशन भी है, हेंस इतनी ज़्यादा आ रही है। जल्दी से एक ही रेट्स की हमने बात करनी थी कि बड़ी महंगी होती हैं बुक्स, हमने देखा है अक्सर लोगों के लिए, तो 15% तक तो डिस्काउंट वगैरह ऐसे फेयर्स पे मिल जाता है, लेकिन कुछ और रहा है। देखिए बीबी, पहली बात तो ये कि किताबें हमारी यहाँ इसलिए महंगी हो रही हैं कि हमारा पेपर जो है उसका ड्यूटी है गवर्नमेंट की। हम आपके तवज्जुह से ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज एजुकेशनल बुक्स के ऊपर कम से कम जो उसके लिए कागज इंपोर्ट हो रहा है उस पर ड्यूटी कम करें, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी कम करें। हम अपने बच्चों को अच्छी और खूबसूरत किताबें सस्ती देना चाहते हैं। इस बुक फेयर के अंदर 15% से लेकर 50% तक का डिस्काउंट है। जबरदस्त, बस यही हमने आपसे सुनना था। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास आने का एक दफा फिर आपको बता दें कि इंटरनेशनल बुक फेयर इन कराची एक्सपो लग गई है आज से, तो लिहाजा वीकेंड पे आपने क्या करना है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। 5-day फेस्टिविटी और कुछ सस्ती नरखों पे, रियायती नरखों पे आपको किताबें भी मिल जाएंगी। जो पेरेंट्स हैं वो तो जरूर जाइए, अपने बच्चों के लिए एजुकेशनल किताबों का और वैसे भी जिनको रीडिंग का शौक है जैसे मुझे भी है, तो दिस इज अ गुड वे टू कलेक्ट योर बुक्स एज वेल। किताब पढ़ लीजिए के बाद में इतनी अच्छी जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको ब्रेक याद आ जाती है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। Welcome, good morning once again, and Welcome it's Friday. Back. It's time to have senior career counselor and educationist Abdi Saab on the show.
आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आबिद साहब, सवाल भी आज ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 100 रोज़ा प्लान के तहत कौमी तालीमी पॉलिसी फ्रेमवर्क 2018 का ऐलान किया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये तालीमी पॉलिसी मुल्क में तालीम के फ़रोग के लिए कितनी जो है वो अच्छी साबित होगी, ये बता दीजिए। अभी हाल ही में जो इनके 100 दिन कंप्लीट हुए हैं PTI के, उसके मेरा ख्याल फ़ौरन बाद ही इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें मेरा ख्याल है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत साहब, उनकी सरबराही में, और वहाँ पर इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है जिसमें 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो ड्रॉप आउट रेशो और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनकी इनरोलमेंट पर तवज्जो दी गई है, उसके अंदर कैसे दी जाएगी। फिर उसके साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट है। उसके बाद जो यूनिफॉर्मिटी है एजुकेशन में, क्योंकि हमारे पास 3-4 किस्म के एजुकेशन सिस्टम है। तो मेरा ख्याल ये जो इनके एफ़र्ट्स हैं और ये जो पॉलिसी ये बना रहे हैं, उसमें यकीनन अगर ये लोग सीरियसली इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो नतीजतन हमें फ़ायदा होगा, और हमारे ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी कम होंगे और तालीम को फ़रोग मिलेगा, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी। और हमारा सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास 3 सिस्टम हैं, जिसके अंदर हमारे पास निजी स्कूल्स या प्राइवेट एलीट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और मदरसाज हैं, इनमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, कैरिकुलम एक हो जाएगा। ये बहुत अहम चीज़ें हैं तालीम की फ़रोग। बहुत शुक्रिया आपका आबिद साहब, आपने वक्त दिया। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और हम ज़रा एयरपोर्ट्स की बात करेंगे। जब आप किसी और मुल्क ट्रैवल करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे जो नए एयरपोर्ट्स बने हुए हैं वो भी दुनिया से कितने पीछे हैं। बेसिक फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, यहाँ बेसिक फैसिलिटीज की बात है। हम एक्चुअली बात कर रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट, वो तो बात करेंगे ही। अगर आप कराची एयरपोर्ट पे आपने ट्रॉलियाँ देखी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ही है, लेकिन ट्रॉलियाँ देखी हैं, वो ट्रॉली किसी को दिखाने के काबिल है? कोई बाहर से आए तो वो चलती नहीं है एक ट्रॉली। बच्चों की स्टॉलर्स किसी एयरपोर्ट पे अवेलेबल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। और आपको पता है ट्रॉली का भी दुनिया में एक निज़ाम है कि आपको एक कॉइन डालना पड़ता है, फिर आप ट्रॉली निकालते हैं उसके, और उसके बाद आप ट्रॉली जब वापस करते हैं तो कॉइन वापस आ जाता है। तो उस चीज़ में चीज़ें संभली रहती हैं, लोगों को अपना वो डॉलर या क्वार्टर जो होता है वो वापस चाहिए होता है। बाज़ मुल्कों में मुफ्त भी है, लेकिन जाहिर है कि नहीं, वो वहाँ पे। अच्छा, आज तो हम बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात करें। जल्दी से आपको बता दें कि 105 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाला इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर को जुमा 8 दिन नहीं हुए, इमारत टूट फूट का शिकार नजर आती है। और कराची एयरपोर्ट को तो बरसों में कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा हम कंपैरिजन आपको दे रहे हैं, और हुकाम डेफिनेटली हमारी इल्तिजा है कि इस तरफ भी देखें। चंद माह पहले अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इमारत का ग्रेनाइट जगह जगह से उखड़ने लगा है, जबकि तकरीबन 30 साल कबल तामीर कराची एयरपोर्ट का सिविल वर्क अपनी मिसाल आप है। और इश्यूज होंगे, लेकिन वैसे द एयरपोर्ट इज क्वाइट नाइस एंड इंटैक्ट। हुकूमत अब एयरपोर्ट्स की हालत जो है वो बेहतर बनाने का अज़म जाहिर कर रही है। जरा सुनिए क्या कहा गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात के ऊपर सख्त नोटिस लिया है कि अभी तक हमारे जो एयरपोर्ट्स का कल्चर है वो तब्दील नहीं हुआ, और हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट करने वाले जितने लोग भी एयरपोर्ट्स के ऊपर आते हैं, उनको उन्हीं मुश्किलात का सामना है जो कि PTI की हुकूमत आने से पहले थी। ये वाज़ेह हदायत की है कि एयरपोर्ट के कल्चर में तब्दीली आना ज़रूरी है, और ख़ुसूसन इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इंतजामिया आवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर करने में नाकाम नजर आती है। कहीं सीटों का बुरा हाल है, कहीं फ्लाइट तो आ गई मगर सामान छोड़कर आई, कहीं सामान देर से पहुंचा, और कहीं टेक्नोलॉजी भी दस्तयाब नहीं। आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार नजर आते हैं। एयरपोर्ट के फर्श और छत की हालत जार भी सबके सामने है। मई में बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह को भी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्हें भी 2 घंटे के इंतजार के बाद अपना सामान देखना नसीब हुआ। अपने गुस्से और मायूसी का इजहार उन्होंने ट्वीट के जरिए किया। जून में बारिश से एयरपोर्ट की छत टपकने लगी थी। गुज़श्ता महीनों में 2 बार ऐसा हो चुका है, और आवारा कुत्ते तो भूले ही नहा, ये मुसाफिरों के लाउंज तक आ गए थे। इसके अलावा लाहौर एयरपोर्ट की हालत भी काबिल रहम काबिल तरस है। गुज़श्ता दिनों साबिक क्रिकेटर रमीज़ राजा ने अपने ट्वीट वज़ीर आज़म इमरान खान को टैग करते हुए इस तरफ तवज्जो दिलाई थी।
ऑलराइट, देयर यू गो। हमारा ये कहने का इसलिए मकसद ये है कि जो सुन रहे हैं डिसीजन मेकर्स, अथॉरिटीज़, तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ कर लें। एम्बैरेसिंग हो जाता है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है और इस्लामाबाद का जो पहले एयरपोर्ट था वो इतना पेनफुल था कि उसके बाद ये खुला, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेकिन इसमें भी बड़े मसले हैं, बगैर नहीं बनेगी। इसी ये पे जरा कहा बात गया कर है। लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने वक्त दिया। बताइएगा मुनीब, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी है कि चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बगैर कोई सेनेटर नाब में पेश नहीं होगा। क्या कानूनी तौर पर वो ऐसा कर सकते हैं, यह मुमकिन होगा? डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा है वो कानून उसके ऊपर खामोश है। मतलब कानून ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया। हाँ, सेनेटर्स का एक प्रोटोकॉल उन्होंने सेट किया है सेनेट के अंदर, यानी कि अगर कोई सेनेट का मेंबर, कोई सेनेटर अगर उससे नैब बुलाता है तो वो चेयरमैन सेनेट को पहले बताएंगे, फिर नैब के पास जाएंगे या नैब को सामने अपेयर होंगे। लाइकवाइज उन्होंने ये भी शायद उनका मतलब ये है कि अगर किसी सेनेटर को किसी सेनेटर की कस्टडी रिक्वायर्ड है नैब को, या उनकी हाज़िरी रिक्वायर्ड है नैब को, तो पहले चेयरमैन सेनेट से रब्ता किया जाए। इसको मेरा नहीं ख्याल कि हमें बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। जो बैकग्राउंड है वो बहुत अहमियत है। बताइएगा कि नैब से पार्लियामेंटेरियंस की शिकायत बढ़ती जा रही हैं और लग ये रहा है कि पार्लियामेंट का इदारा नैब के इदारे के सामने आ रहा है, इसका नतीजा क्या हो सकता है? आज अनफॉर्चुनेटली नैब की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। एहतसाब के इदारे की जब क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो आप जितना मर्जी अपने सामने शफाफ काम करने की कोशिश करें, सवाल उठेंगे। रिसेंटली भी जो नैब का कॉन्डक्ट है, सिर्फ ये नहीं है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं वो ये समझते हैं कि नैब बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो नैब कर रहा है वो बेनिफिट करता है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को और ट्रेजरी बेंचेस को। लेकिन आप अगर देखें तो नैब के बारे में जो इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, उन्होंने जो स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं या जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े डैमनिंग हैं। समझने की ज़रूरत है कि अगर नैब को ये रियलाइज़ हो जाए कि नैब का कॉन्डक्ट भी ऐसा है जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और जो ट्रांसपेरेंसी है दैट डज नॉट। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक हमसे बात कर रहे थे।